हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा पार्ट है 20वां। इससे पहले 19 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर हमने 6 मंथ का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हमने डिस्कस किया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। करंट अफेयर्स का तो जाएगा ही नहीं, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे कभी किसी का मुख्यालय पूछ लिया जाता है, कभी किसी संगठन का स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, देश की राजधानी। ये सब पॉइंट और भी डिटेल में पॉइंट हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे के वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि दिसंबर में पेपर होने वाला है, बहुत जल्दी कराइए। अभी ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। सेंटर वगैरह डिस्कस हो रहे हैं, मानता हूँ मैं। आप जानते हैं इतनी जल्दी पेपर नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी तरीके से अपने पार्ट अपलोड करने। लेकिन ये जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है मंथली वाइज और डिटेल में पॉइंट ऐड किए हैं, इनको मैं कम नहीं करूँगा, उसको मैं उसी तरीके के रखूँगा जिससे कि आपका तैयारी एक नंबर का हो, बहुत अच्छा हो। चलिए आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है? आप सबने नाम सुना होगा पीसी महालनोबिस का। जब भी आप 5 ईयर प्लान पढ़ते होंगे पॉलिटी में तो आप नाम सुनते होंगे पीसी महालनोबिस। इनको आधुनिक भारतीय सांख्यिकी का जनक के रूप में जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? तो ये है पीसी महालनोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इन्हीं की जयंती पर 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोफेसर महालनोबिस ने सांख्यिकी क्षेत्र में कई क्रांतिकारी योगदान दिए थे, जिनमें महालनोबिस दूरी है, इसकी अवधारणा और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में इनकी भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। इनको आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये कुछ डे हैं, इनको रिवाइज करते हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को होता है तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, और ये पूछा भी बहुत जाता है एग्जाम में। विश्व कीट दिवस 6 जून को होता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। 9 जून को है विश्व प्रत्यायन दिवस। राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस होता है 10 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 11 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। ये दोनों ही दिवस ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस या रूस दिवस मनाया जाता है 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। और 14 जून को होता है मोस्ट इंपोर्टेंट डे विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को है वैश्विक पवन दिवस। और 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। 17 जून को होता है विश्व मगरमच्छ दिवस। 18 जून को मनाते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है विश्व स्किल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी दिवस पर वर्ष 2025 में 19 जून को एक पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन से पुरस्कार की घोषणा की गई है, इसका आंसर बताइएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को होता है वर्ल्ड फेमस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जिसकी थीम है वर्ष 2025 के लिए योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टार लगाना चाहें लगा लीजिए। और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। ये भी आपके टेट सीटेट जैसे एग्जाम में प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व वर्षावन दिवस 22 जून को मनाया जाता है। 23 जून को होता है विश्व ओलंपिक दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को ही मनाया जाता है। 24 जून को है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। 26 जून को ये दिवस होते हैं यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंपोर्टेंट है। 26 जून को यूपीएसआई के लिए ये दिवस पूछा जा सकता है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा।
27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे हो गए जून मंथ के, जो हमने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो वर्ष 2025 में ये आंकड़ा आया था। इसमें भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी है 61% की, और भारत के अकेले 78% की कमी दर्ज की है। यहीं पर 2 आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। एक, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में भारत ने 70% की कमी दर्ज की है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये 54% है। ये आंकड़े आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भारत ने 78% की कमी दर्ज की है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कमी 61% की आई है। नवजात बच्चों की मृत्यु दर में भारत ने 70% की कमी दर्ज की है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 54% की कमी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाई अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चॉइस थ्योरी ये लॉन्च की है? तो ये डॉक्टर जगदीश शुक्ला की पुस्तक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कुछ और बुक हैं, जैसे अंबेडकर के संदेश, ये बुक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इसके राइटर का नाम आपको ध्यान रखना है, DS वीरैया, इसके राइटर हैं, और ये लॉन्च की गई थी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। सुचेता राज खन्ना की पुस्तक है द स्टार्स लाइट द वे। ये पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोदीज नीति शास्त्र। इसका पूरा नाम ना ध्यान रख पाए तो मोदीज नीति शास्त्र ध्यान रखिएगा। अदिति C अग्रवाल की पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई है। ऑड्रे टुस्की ने पुस्तक लिखी है इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री। बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी गई आत्मकथा का नाम है प्रजाला काथेना आत्मकथा, इसका विमोचन हुआ। स्नेहा भार्गव, डॉक्टर स्नेहा भार्गव ने पुस्तक लिखी है द वुमेन हु रन एम्स द मेमोरीज ऑफ ए मेडिकल पायनियर। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, ये तो इजी हो जाता है क्योंकि ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, पूजा पुजारा, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? यूनिकॉर्न की आप सब चर्चा सुनते रहते होंगे, टीवी में शो भी आते हैं, तो ये अमेरिका इसमें शीर्ष पर रहा है यूनिकॉर्न में। इसमें अमेरिका ने 758 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर है चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ। तीसरी रैंक भारत को मिली है 64 यूनिकॉर्न के साथ। तो ये तीनों देशों की मतलब रैंकिंग आप ध्यान रखिएगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे अपना प्यारा देश भारत है 64 यूनिकॉर्न के साथ, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया? तो ये पाकिस्तान में दर्ज किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पाकिस्तान में पोलियो का इस वर्ष का 13वां मामला दर्ज किया गया, जो इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। इस्लामाबाद का इलाका है दक्षिण खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ 18 महीने की बच्ची में इस तरीके के वायरस पाए गए पोलियो के। ये पाकिस्तान, आप जानते हैं कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपये करेंसी है। शहबाज शरीफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं ये। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूरी वाली नई पनडुब्बी भी सौंप दी है। पाकिस्तान चीन के चांग-ए चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ का निलंबित कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हो चुका है। राजेंद्र मेघवार पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। ये नाम आपको देखने को जरूर मिल सकता है एग्जाम में, राजेंद्र मेघवार। ये पाकिस्तान में पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। भारत और पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक बढ़ाया गया। ये 2 पॉइंट विशेष इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मखाना बोर्ड की बात की जाए तो वो बिहार में है, तो ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है तेलंगाना में, ध्यान रखना है। तेलंगाना के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल है हैदराबाद, CM है रेवंत रेड्डी, जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। तेलंगाना से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं ये। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की हुई है।
तेलंगाना के कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। पूछा जाएगा कुमराव भीम बाघ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना में है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है। अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्कलू कुंभ तेलंगाना में आयोजित हुआ। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। तेलंगाना में टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि जून 2025 में किसने मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI लॉन्च किया है? तो जेमिनी CLI, जेमिनी वैसे ही एआई वर्जन गूगल का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गूगल के द्वारा ये जेमिनी का टूल है, जेमिनी CLI लॉन्च किया गया है। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI कमांड लाइन इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होगी जेमिनी कमांड लाइन इंटरफेस, एक एआई एजेंट टूल है जो कि गूगल का है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह डेवलपर्स के लिए एक शक्तिशाली कमांड लाइन इंटरफेस टूल है। यह टूल उन्हें सीधे टर्मिनल से जेमिनी के उन्नत एआई मॉडल का उपयोग करके कोडिंग, डीबगिंग और कार्यों को स्वचालित करने में मदद करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जेमिनी कमांड लाइन इंटरफेस टूल जेमिनी मतलब गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, एआई टूल है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये पराग जैन नियुक्त किए गए हैं। और पराग जैन से ही रिलेटेड एक करंट अफेयर्स है जो नवंबर मंथ की है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी दिल्ली में जो बम धमाका हुआ था 11 नवंबर को, उसके बाद 12 नवंबर को पराग जैन को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया था। रक्षा सचिव का इनको एडिशनल चार्ज सौंपा गया था। तो ये पॉइंट आपसे बन सकता है, पराग जैन आप नाम ध्यान रखिएगा, यूपीएसआई के लिए विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पराग जैन नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट रॉ के पहले रवि सिन्हा थे सचिव रॉ के, आप सब जानते हैं। रवि सिन्हा के बाद ये नियुक्त हुए थे, पराग जैन बने थे। और इसके बाद पराग जैन से 2 पॉइंट बन गए। एक तो ये रॉ के प्रमुख हैं पराग जैन सचिव, उसके अलावा ये 12 नवंबर को रक्षा सचिव नियुक्त का अतिरिक्त प्रभाव इनको सौंपा गया है दिल्ली में जो हुई बम घटना उसके बाद। तो ध्यान रखना है आपको, ये देखिए ऐड किया हमने, केंद्र सरकार ने 12 नवंबर को रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ पराग जैन को रक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा। तो ये 2 पॉइंट विशेष तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बेहाली चलाया गया? ऑपरेशन बेहाली, तो ये ऊधमपुर में चलाया गया ऑपरेशन बेहाली। तो भारतीय सेना ने चलाया था, इससे जो हुई इन्फॉर्मेशन है ये। ऑपरेशन बेहाली जम्मू एवं कश्मीर में 26 जून 2025 को शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है, जिसे भारतीय सेना और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है, जो क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरीके के ऑपरेशन से रिलेटेड स्पेशल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वर्ष 2025 में, उससे रिलेटेड सारे सेलेक्ट करके क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसने उज-चेस कप मास्टर्स का खिताब जीता? उज-चेस कप मास्टर्स का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप ध्यान रखिए, उज-चेस कप 2025 का ये खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा है? राष्ट्रीय मूल्यांकन में जो शीर्ष पर रहा है वो केरल राज्य रहा है। किसके लिए? संरक्षित क्षेत्रों के लिए। इंपॉर्टेंट है, केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शित करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। केरल को 76.22% स्कोर मिला और यह एकमात्र राज्य है जिसे बहुत अच्छी रेटिंग मिली। तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया और यह बहुत अच्छी रेटिंग किस राज्य को मिली? तो ये केरल को मिली है। ध्यान रखिए, केरल से जुड़े हुए ये पॉइंट, जैसे कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, पिनरई विजयन सीएम है, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा केरल के बारे में बताइए, कौन सी घाटी है जो सबसे ज़्यादा फेमस है? और मैं आपसे कहना चाहूँगा वो घाटी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में जाने कितनी बार पूछी गई है? सुपर टेट तो 2 ही बार हुआ है, लेकिन यूपी टेट और सी टेट में बहुत बार पूछी गई है। केरल की वो घाटी, उसका नाम बताइए। केरल से जुड़े हुए नेशनल पार्क बताइए। केरल का प्रसिद्ध त्यौहार बताइए।
आपको ये सब पॉइंट जो भी जानते हैं केरल से रिलेटेड आप बताइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं केरल से जुड़े हुए। जैसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजिंजाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया। नजात्ताड़ी महोत्सव इसका उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। केरल के विद्युत बोर्ड में V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया है। ASI ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है केरल में। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक सभा है अट्टुकल पोंगाला, इसका आयोजन केरल में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। मुख्यमंत्री P विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन केरल में किया है। केरल के वेलूर गांव में सदियों पुराना आत्म पूजा के अनुष्ठान मिले हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई है। सड़क निर्माण से रिलेटेड ये परियोजना है एक्सप्रेस निर्माण के लिए, जिसका नाम है शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना। तो क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछा जाएगा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ये मतलब एक्सप्रेस वे का निर्माण करेगी जिसमें महाराष्ट्र के 12 जिलों से ये एक्सप्रेस गुजरेगा और गोवा के एक जिले से। महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू होगा और गोवा राज्य में जाके खत्म होगा। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 802 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सप्रेस वे बनेगा जिसका नाम है शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे, ध्यान रखिएगा। ये महाराष्ट्र से रिलेटेड पॉइंट है। जैसे कैपिटल मुंबई है, देवेंद्र फडणवीस मतलब CM है, और गवर्नर हैं जो गुजरात के भी गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। उजहानी बांध, जायकवाणी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नागाजीरा, सह्याद्री, मालेघाट, तड़ोवी, अंधेरी, बोर टाइगर रिजर्व, ये सब महाराष्ट्र में। ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से रटे हुए होने चाहिए, कभी देख जाए तुरंत महाराष्ट्र टिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसे पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता है? वर्ष 2025 का पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन C राइट आंसर है। यहीं पूछ ले महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का खिताब किसने जीता? तो उड़ीसा ने जीता है। आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर हो गए आपके। पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का खिताब तमिलनाडु, महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स का खिताब ओडिशा हॉकी ने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका आयोजन 18 से 27 जून को तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई, M.K. स्टालिन CM है, R.N. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है, ध्यान रखिए। तमिलनाडु से जुड़े हुए पॉइंट हैं ये। तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना एक शिव मंदिर खोजा गया है। तमिलनाडु में ग्रेटर फिल्मिंगा अभ्यारण्य स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है। और तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी को GI टैग मिला है। पूछा जाएगा शिवकाशी आतिशबाजी कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु के, इसको GI टैग मिल चुका है वर्ष 2025 में। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर तमिलनाडु के थेप्पाकाडू में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु के LR श्रीहरि 86 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जो 2025 में जारी हुई है 2024 के आंकड़ों को देखते हुए? तो ये WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा। WMO एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 की रिपोर्ट मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एशिया वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। पूछ लिया जाएगा कि एशिया वैश्विक औसत से, विश्व में जो गर्मी बढ़ रही है उस आधार पर एशिया महाद्वीप में गर्मी दुगनी गति से बढ़ रही है। ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट बताती है? तो ये एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट बताती है, जो कि WMO के द्वारा जारी की गई है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, जिसके कारण इस क्षेत्र में रिकॉर्ड गर्मी और समुद्री लहरों और चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ध्यान रखना है आपको, ये इन्फॉर्मेशन है। इससे भी किसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में
वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये अमिताभ कांत शामिल हुए हैं। इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है क्योंकि ये G20 के शेरपा रहे भारत के और इन्होंने हाल ही में उससे इस्तीफा दे दिया और नीति आयोग के सबसे लंबे समय तक CEO भी रहे हैं। तो ये पॉइंट है, मैंने आपको बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति नामक पहल शुरू की है? तो विद्या शक्ति नामक पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है और बहुत अच्छी पहल है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जो उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे तो होते हैं माइंड के अच्छे, बचपन से ही वो तेज़ी से कवर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं। तो उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये विद्या शक्ति नामक पहल शुरू की गई है। इससे शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, ड्रॉप आउट दरों को कम करना, नामांकन बढ़ाने के लिए इस विद्या शक्ति पहल को डिजाइन किया गया है। कितनी इंपॉर्टेंट पहल है। मैं कहता हूँ यूपी में भी इस तरीके की कई पहलें चलाई जानी चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट हो रहा है तो स्कूलों को बंद कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो इसका भी राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ मिलकर राजा महेंद्रम में पुष्कर घाट के पास प्रतिष्ठित अखंड गोदावरी पर्यटन परियोजना की आधारशिला रखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अखंड गोदावरी परियोजना किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के CM हैं। जे अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर हैं। ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। ये कुछ और पॉइंट हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी साइप्रस की यात्रा पर गए थे जून माह में। इन्होंने वहाँ की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में बना हुआ चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी दौरान प्रधानमंत्री को आंध्र प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साइप्रस के, आंध्र प्रदेश के नहीं, साइप्रस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये चांदी का क्लच पर्स उन्होंने वहाँ की फर्स्ट लेडी को गिफ्ट किया था। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है और यही सेम अभी हाल ही में नवंबर माह में यूपी में भी डिसीजन लिया गया है। महिलाएं रात्रि में पाली में यूपी में भी प्राइवेट सेक्टर में जा सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, रात पाली में काम कर सकती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट बन गया, तो मैंने आपको बता दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों की संपत्ति कर में छूट दी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश का अमरावती में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 नामक पहल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी सौंपी गई है भारत देश को। ऑप्शन बी राइट आंसर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की शुरुआत 1985 में हुई थी, 1985 में। उसके बाद पहली बार दक्षिण एशिया के किसी देश को ये मेजबानी सौंपी गई है और दक्षिण एशिया में या दक्षिण एशिया के देश में भारत ये मतलब मेजबानी करने वाला पहला देश बन गया और भारत को भी पहली बार ही मिली है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि 1985 में शुरू हुए इस प्रतिष्ठित द्विवार्षिक आयोजन की मेजबानी करने वाला भारत दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया और भारत भी पहली बार ही मेजबानी करेगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की। ये खेल गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित होंगे, जिससे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया? तो ये भी गुजरात में शुरू किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ध्यान रखिए। ये गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के CM है, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और ये आचार्य देवव्रत को एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं वर्तमान में, ध्यान रखिए। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी ये अहमदाबाद करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने EV मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने GP दृष्टि ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू किया है। GP दृष्टि कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है पूछा जाएगा, तो गुजरात ने। गुजरात के अमला साद चीकू को GI टैग मिला है। गुजरात मतलब के अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भी GI टैग मिल चुका है।
सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुजरात के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP, यानी कि आप जानते हैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इसने CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का, तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के ताज सिटी आगरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अच्छे लेवल के। ARO भी लगा हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, तो इसकी स्थापना वर्ष पूछी जा सकती है। आप कहेंगे अचानक से कैसे पूछ ली गई अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना, बहुत से बच्चे चौंक जाएंगे, लेकिन इसलिए पूछ ली गई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के आगरा में होने जा रही है, इसलिए। तो ये आपको ध्यान रखने नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना हुई थी 1971 में। और पूछ लिया जाएगा आपसे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो ये पेरू के लीमा में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर भी आपको लगेगा कि अचानक से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पूछ लिया गया, बहुत से बच्चे मतलब थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चनों को स्किप कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐसी तरीके से बनते हैं मुख्यालय वाले, स्थापना वर्ष वाले, जब कोई ना कोई करंट अफेयर्स का उसमें पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरू के लीमा में है। यह आलू, शकरकंद तथा अन्य कंद फसलों पर अनुसंधान करता है, और इसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना आगरा में होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉरगेट अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है अमित शाह जी ने, गृह एवं सहकारिता मंत्रालय इनके पास। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आपातकाल विरोधी आंदोलन के अनुभवों का संकलन है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो अच्छे से ध्यान रखिए। द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक है और इसका विमोचन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपातकाल विरोधी आंदोलन के अनुभवों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये ब्राजील में करने जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इफ्को किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा? ब्राजील में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इससे जुड़े हुए पॉइंट, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, इफ्को पहले उतारता था अपने यूरिया और DAP बोरी में आता था, आप जानते हैं 50 किलो की बोरी हो गई, 70 किलो की, इस तरीके की, तो बड़ा कठिन होता था उसे कैरी करने। फिर इसने 2021 में लिक्विड फॉर्म में इस तरीके से लॉन्च किया, यूरिया को और DAP को लॉन्च किया 2023 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि इफ्को के द्वारा लिक्विड फॉर्म में यूरिया को कब लॉन्च किया गया, 2021 में, और DAP को तो ये 2023 में। ये दोनों लिक्विड फॉर्म में कितना आसान हो गया, बोतल लो और इसे पानी में घोलो और यूज़ करो खेतों में, बहुत आसान हो गया। बोरी पूरी की पूरी ले जा रहे हैं बाइक पे, बहुत मुश्किल होती थी लोगों को, तो ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन था कृषि क्षेत्र में, आप मान सकते हैं। इसके अलावा इफ्को की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटर लिमिटेड। इसकी स्थापना वर्ष भी पूछ ली जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को 57 सहकारी समितियों के माध्यम से नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में। ये 2 पॉइंट ऐड कर दिए मैंने। इफ्को ने 2021 में भारत में नैनो यूरिया लॉन्च की थी, नैनो DAP अप्रैल 2023 में लॉन्च की थी, तो ये ध्यान रखना है। और इफ्को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राजील में स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत की पोजीशन इस इंडेक्स में 115वीं है, ध्यान रखिएगा। और इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और 2007 से ये इंडेक्स प्रकाशित हो रहा है। भारत के बारे में बात करें तो भारत ने 163 देशों में 115वां स्थान हासिल किया। इसका उपयोग स्कोर था ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2.229। यह पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% का सुधार दर्शाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
और नीरज चोपड़ा जी से जुड़े हुए पॉइंट याद कर लीजिएगा, आप ध्यान कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताए, इस बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ नीरज चोपड़ा की वर्ष 2025 की मुख्य उपलब्धियाँ क्या क्या रहीं। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने पहली बार अपने करियर में 90 मीटर से अधिक का भाला फेंका। इनका रिकॉर्ड बना 90.23 मीटर का, नीरज चोपड़ा जी का रिकॉर्ड। यह थ्रो इन्होंने दोहा डायमंड लीग में की। उन्होंने पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुष जेवलिन थ्रो में 88.16 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। पेरिस डायमंड लीग जीती 2025 की नीरज चोपड़ा ने, ये भी पॉइंट बन सकता है। ये सब करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं और नीरज चोपड़ा से रिलेटेड हैं विशेष तौर पर। नीरज चोपड़ा ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 फाइनल में उपविजेता रहे, यानी कि इन्होंने यहाँ पर रजत पदक सिल्वर मेडल जीता, ध्यान रखिए। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण बेंगलुरु के श्री कांतारेवा स्टेडियम में 86.18 मीटर भाला फेंक कर जीता। मतलब इनके नाम पर ही ये प्रतियोगिता थी, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025, और इसको इन्हीं जीत लिया। नीरज चोपड़ा ने पहली बार आयोजित की गई वर्ष 2025 में। यह प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धा है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धा कौन सी है पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिए नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। इसको भी वर्ष 2025 में नीरज चोपड़ा ने जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई? बेंगलुरु के श्री कांतारेवा स्टेडियम में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। और देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से नवाजा गया राजनाथ सिंह के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? नासा का एयर स्पेस प्रोग्राम होता है, इसको पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है जहानवी। ये नाम ध्यान रखिएगा, जहानवी। पूरा नाम है इनका डांगेटी जहानवी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सिर्फ जहानवी नाम को आप पकड़िएगा तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। इन्होंने नासा का जो एयर स्पेस प्रोग्राम होता है इसको पूरा करा है और इस उपलब्धि को हासिल करने वाली ये पहली भारतीय है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जहानवी नाम ध्यान रखिएगा। ये नासा से जुड़े हुए पॉइंट हैं जो कि वर्ष 2025 के नासा में क्या क्या उपलब्धियां रहीं, ध्यान रखिएगा, ये जान लेते हैं। 2025 में नासा ने चंद्रमा मिशन के तहत ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें वैज्ञानिक उपकरण और वाणिज्यिक प्रयोग किए गए। पूछा जाएगा वैज्ञानिक उपकरण और वाणिज्यिक प्रयोग, मतलब वैज्ञानिक उपकरण और वाणिज्यिक प्रयोग नासा के किस मिशन में किए गए? तो ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट में, जो कि चंद्रमा मिशन के लिए था, ध्यान रखिएगा। नासा ने इसरो के साथ मिलकर निसार नामक एक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नासा और इसरो के संयुक्त मिशन का नाम क्या है, या संयुक्त उपग्रह जो लॉन्च किया उसको क्या नाम दिया गया? इस तरीके से निसार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये, सूर्य से प्रेरित हेलियोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए नासा के मिशन का नाम, तो ये है इंटरनेशनल मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब, IMAP, जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेसर्स मिशन जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर सौर गतिविधियों के प्रभाव को समझना था। ये भी ट्रेसर्स मिशन नासा का है। और नासा के जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये नासा का है, ध्यान रखिएगा। इसने वर्ष 2025 में यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है, जिसका नाम दिया गया है S/2025 U1। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब वो पॉइंट हैं जो वर्ष 2025 में किए हैं और नासा से रिलेटेड हैं करंट अफेयर्स के। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर्स का, ध्यान रखिएगा। नासा से बनेगा अगर पूछा जाएगा किसी प्रकार से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर कोई प्रश्न लेगा अगर, तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में कौन IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 2025 को अपनी 131वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाई, जब जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक क्रिस्टी कॉवेंट्री को औपचारिक रूप से IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में सर्च के लिए एक नया AI मोड जारी किया? तो AI मोड गूगल के द्वारा जारी किया गया जून 2025 में। आपने देखा होगा पहले जो गूगल सर्च इंजन आप खोलते होंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ ऑल इमेज इस तरीके के दिखाई देते होंगे ऑप्शन, लेकिन अब सबसे पहला ऑप्शन आपको ये AI मोड दिखता है। AI मोड के बाद आपको दिखता है ऑल, फिर इमेज, न्यूज, वीडियो, इस तरीके से। तो ये AI मोड आपको जून 2025 से दिखना शुरू हुआ है, जो कि गूगल का सर्च इंजन है, गूगल ने ऐड किया है नया AI मोड। तो ये गूगल का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
अब लास्ट वीडियो में हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, पिंक ई रिक्शा योजना किसके द्वारा शुरू गई, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू गई। बहुत से बच्चों ने राइट आंसर किया है, उन सब बच्चों का धन्यवाद। मैं आप सबसे कहूँगा प्लीज़ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाया करे उसका आंसर जरूर किया कीजिए, और वीडियो के मिड में जो क्वेश्चन पूछे जाया करे उनका आंसर कीजिए। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे एग्जाम पेपर में बैठेंगे आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन स्किप नहीं होगा वीडियो को देखने के बाद। इस मतलब करंट अफेयर्स से लिंक करके किस तरीके से और उसी पॉइंट से वर्ष में क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो सब पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी मेहनत से वीडियो तैयार होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि मतलब भारत सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।